हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको उपहति यानी हार्ट के बारे में बताऊंगा, जो प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाली धाराएं हैं, मैं उसके बारे में आपसे बताऊंगा, सब बिना पढ़ा के। देखो, उपहति दो प्रकार की होती है, एक साधारण उपहति और एक होती है घोर उपहति। साधारण उपहति सेक्शन 319 में बताई गई है। सेक्शन 319 में साधारण उपहति और सेक्शन 320 में घोर उपहति के बारे में बताया गया है। जो कोई व्यक्ति शारीरिक पीड़ा या रोग या अंग शैथिल्य किसी दूसरे व्यक्ति को कारित करता है तो वह उपहति होती है। यानी कि इसमें जो है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कोई शारीरिक पीड़ा पहुंचाई गई हो, या उसके कारण जो है किसी को रोग उत्पन्न होता हो, या अंग शैथिल्य यानी कि कोई व्यक्ति, एक शैथिल्य मतलब है कोई व्यक्ति जो अपने सामान्य कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो वह जो है साधारण उपहति होगी। जैसे कि जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ झगड़ा गया और झगड़े में उसको थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारने के पश्चात जो है वे व्यक्ति डिसबैलेंस हो गया, और डिसबैलेंस होने के पश्चात जो है उसका सर जो है किसी पत्थर पर लगा और जिसके कारण उसकी मृत्यु होगी, तो वहाँ पर यह साधारण उपहति होगी, यानी कि 323 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। एक माता अपने 8 वर्षीय बालक की धृष्टता पर उसको सुधारने के लिए उसको लात मारती है और थप्पड़ से उसकी पिटाई करती है, जिसके प्रभाव के कारण उस बालक की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ माता केवल साधारण उपहति के लिए सेक्शन 323 के अंदर दंडित की जाएगी, किसी और के अंतर्गत नहीं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर लात से प्रहार करता है, और प्रहार एक सामान्य था, जिसके कारण पति ने नहीं पता था कि पत्नी जो है पलैया की बीमार है, और उस लात मारने से उस पत्नी की पलैया नष्ट हो जाती है, और नष्ट होने के पश्चात जो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ केवल यह साधारण उपहति है, क्योंकि उपहति के अंतर्गत जो है उस व्यक्ति का उसको मारने का कोई आशय नहीं है, और ना ही संभाव्य वे जानता है कि इसके कारण, इस चोट के कारण उसको मृत्यु हो जाएगी। तो जहाँ पर मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है और ना ही संभवतः इस बात का ज्ञान है कि इस कार्य से मृत्यु हो जाएगी, तो वहाँ वह उपहति के अंतर्गत आएगा। वो साधारण उपहति या घोर उपहति में कारण है उसके अंतर्गत हो जाता है, तब्दील हो जाता है। क्योंकि 320 में ये 8 प्रकार की अगर उपहति होती है तो वही घोर उपहति मानी जाती है, अन्यथा वो साधारण उपहति मानी जाती है। दो व्यक्ति कुश्ती लड़ रहे हैं, और कुश्ती लड़ते समय दो व्यक्तियों में अगर आपसी लड़ाई हो जाती है, लड़ाई में एक दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, और चोट है वो साधारण प्रकृति की, और उससे गिरकर जो है किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो ये साधारण उपहति होगी। इस प्रकार से साधारण उपहति में चाहे मृत्यु हो जाए, लेकिन वहाँ अभियुक्त का आशय उसकी मृत्यु कारित करने का न हो, आशय नहीं हो उसका, और ना ही संभवतः उसका ज्ञान हो, और मात्र जो है वो एक थप्पड़ मारना, लात मारना आदि आदि कार्य करना, ये साधारण उपहति के परिणाम है। यानी कि किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा हो, किसी महिला के बाल खींच देना, तो ये भी क्या नाम जो है उपहति है। किसी के ऊपर जो है गर्म पानी फेंक देना, ये भी उपहति है। किसी पर मुक्का मार देना, ये भी उपहति है। तो उपहति के ये कारण है, और एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अब आता है घोर उपहति। घोर उपहति सेक्शन 320 में बताई गई है, परिभाषित की गई है। सेक्शन 320 के अंदर घोर उपहति वही होगी जो कि 8 किस्म में से किसी भी एक किस्म की हो। यानी कि एक व्यक्ति ने दूसरे का पुस्तक हरण किया हो, इम्पोर्टेंसी कर दी हो, और या दूसरे व्यक्ति की नेत्र का, किसी भी नेत्र का स्थायी परमानेंट
आघात पहुंचा जिससे कि परमानेंट उसकी रोशनी नष्ट होगी, या सुनने की शक्ति, कान पर ऐसा कोई प्रहार किया जिससे कि उसकी परमानेंट जो है सुनने की शक्ति नष्ट होगी। किसी व्यक्ति के हाथों पर इस प्रकार से मारना, टांगों पर इस प्रकार से मारना जिससे कि उसकी हड्डी टूट गई बिल्कुल, तो ये भी घोरोपति है। किसी के चेहरे को विद्रूपित करना, चाहे वो ब्लेड से हो, चाहे वो तेजाब से हो, चाहे अन्य चाकू से हो, विद्रूपित कर देना उसके चेहरे को, तो ये भी घोरोपति है। किसी के जो हड्डी के जोड़ होते हैं उनको जो है खिसका देना किसी कार्य से, तो वो भी होता है। किसी का दांत तोड़ दिया तो ये भी गंभीरोपति है। और कोई व्यक्ति अगर 20 दिन तक लगातार शारीरिक पीड़ा में रहे या अपने सामान्य काम करने में असमर्थ हो जाए तो वह भी घोरोपति के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से घोरोपति 8 प्रकार की होती है। 8 प्रकार में से अगर किसी भी प्रकार से अभियुक्त ने कोई पीड़ित व्यक्ति के प्रति इन 8 प्रकारों में से कोई भी एक प्रकार से चोट पहुंचाई तो वो गंभीर उपपत्ति के अंतर्गत आती है। गंभीर उपपत्ति के जो दंड हैं वो 325, 326 के अंतर्गत दिए गए हैं कि किस प्रकार से होगा। तो अलग अलग धाराओं में अलग अलग दंड का प्रावधान है, लेकिन दंड इसमें नहीं पूछे जाते आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में। इसमें केवल साधारण उपपत्ति या कौन सी धारा में है, किस किस प्रकार से हो सकती है, गंभीर उपपत्ति कितने प्रकार की होती है और इनमें से किस किस प्रकार से होती है, यही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो आता है 326A से, जो कि 2013 में इंसर्टेड की गई थी। 326A और 326B, किसी व्यक्ति पर अमल फेंकना जिससे कि उसके शरीर पर गंभीर उपपत्ति कारित होती है, तो वहाँ 326A के अंतर्गत उसको दंडित करने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अमल फेंकने का प्रयास करता है तो 326B के अंतर्गत उसको दंडित करने का प्रावधान किया गया है। ये जो दोनों धाराएं हैं लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय के प्रभाव के कारण जो है 2013 में इंसर्टेड की गई थी। उससे पहले जो वो था 326 के अंदर दंडित किए जाते थे, लेकिन वो इतना प्रभावकारी नहीं था क्योंकि डायरेक्टली अमल फेंकने का कोई ऐसा जो अपराध था उसको दंडित नहीं करने का प्रावधान था। इसीलिए 2013 में 326A और 326B जोड़ी गई, क्योंकि भारत में बहुत से मामले एसिड अटैक के हुए थे। जो एसिड अटैक के मामले इस प्रकार से यहाँ दंडात्मक अधिक से अधिक दंड और उनको रोकने के लिए ये धाराएं जोड़ी गई थी। उसके बाद है सेक्शन 330 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्री एग्जाम में APO में खासकर प्रश्न आते हैं। इनके किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा कोई किसी अभियुक्त से या उसके निमित्त किसी अन्य व्यक्ति को संस्कृति अभिप्राप्त करने के लिए उसको प्रताड़ित करना, उपपत्ति कारित करना, जिससे कि वो क्या नाम जो है संस्कृति उससे अभिप्राप्त की जा सके। इस कारण से सेक्शन 330 के अंतर्गत केवल साधारण उपपत्ति कारित होती है। अगर संस्कृति उद्यापित करने के लिए किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित किया, साधारण उपपत्ति कारित की जाती है, तो सेक्शन 330 के अंदर दंडित करने का प्रावधान किया गया। या दो चीजें इसमें, या किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित या वापस लेने के लिए उसको प्रताड़ित किया जाना, और इस कारण जो है उससे उपपत्ति कारित करना, तो इस सेक्शन 330 के अंदर दंडित किया जाता है। जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर किसी अभियुक्त को से संस्कृति अभिप्राप्त करने के लिए उसको यातना देता है, तो सेक्शन 330 के अंतर्गत यहाँ पर पुलिस अधिकारी दंडित किया जाएगा, क्योंकि उसने जो है यहाँ साधारण उपपत्ति उसको कारित की संस्कृति अभिप्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार से अगर कोई राजस्व अधिकारी किसी किसान को प्रताड़ित करता है इसलिए कि उससे जो है कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वापस ली जाए, जैसा कि उसकी आपासी होती है, राजस्व जो कलेक्ट करते हैं अमीर महोदय या और इस प्रकार से दूसरे व्यक्ति को उपपत्ति कारित करते हैं, तो सेक्शन 330 के अंतर्गत यहाँ दंडात्मक कार्यवाही ऐसे राजस्व अधिकारी के विरुद्ध
की जा सकती है। 331 में जो है संस्कृति प्राप्त करने के लिए, संपत्ति वापस लेने के लिए, घोर उपपत्ति कारित करने के लिए दंडनात्मक प्रावधान सेक्शन 331 में किए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण धाराएं उपपत्ति के लिए, जो उपपत्ति चैप्टर है इसमें यही एग्जाम में, प्री एग्जाम में खासकर यही पूछी जाती हैं कि 319 के बारे में साधारण उपपत्ति क्या है, साधारण उपपत्ति के दृष्टांत मैंने आपसे बताए हुए आते हैं, या 320 के अंतर्गत घोर उपपत्ति कितने प्रकार की होती है और किस किस प्रकार से होती है, क्या एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का चेहरा विद्रूपित कर दिया तो ये कौन सी उपपत्ति है, घोर उपपत्ति है। कोई व्यक्ति जो है 20 दिन या 21 दिन या 22 दिन शारीरिक पीड़ा के कारण अपने सामान्य कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसे बताइए कौन सी उपपत्ति की, तो साधारण का नाम गंभीर उपपत्ति की। अगर कोई व्यक्ति 15 दिन तक अपने सामान्य कार्य करने में असमर्थ रहता है, बताइए कौन सी उपपत्ति की, तो वो साधारण होती है। यानी कि 20 दिन से कम की होगी वो साधारण होगी, लेकिन 20 दिन से ऊपर की होगी कि सामान्य कार्य करने में वह व्यक्ति असमर्थ होता है तो वह घोर उपपत्ति होगी 20 दिन तक या 20 दिन से अधिक। उसके बाद यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सेक्शन 339 यानी कि 339 सदोष अवरोध रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। किसी व्यक्ति को, सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि उसने जो है किसी भी मार्ग पर जाने का, जो लोक मार्ग है जाने का विधिक अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हनन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर अभियुक्त जो है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको कि जाने का, उस मार्ग पर जाने का एक विधिक अधिकार है और उसके इस विधिक अधिकार में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है तो वह जो है सदोष अवरोध का अपराध करता है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी किसी पशु को, भैंस या गाय या बैल आदि आदि जो ऐसे पशु हैं जो कि खतरनाक प्रकृति के हैं, उनको ऐसे मार्ग पर खुला छोड़ देता है जिससे कि उस मार्ग से गुजरने वाले व्यक्ति भयभीत हो जाता है, उससे खतरा उत्पन्न हो जाता है और वो इस मार्ग पर चल नहीं पाता। तो यहाँ वह व्यक्ति जिसने भैंस इस प्रकार छूट दी या अपना अन्य कोई पशु इस प्रकार छूट दिया तो वह सदोष अवरोध का दोषी होता है। कोई व्यक्ति अपने कुत्ते को, जिसकी भयानक प्रकृति के बारे में सब लोग जानते हैं, वो भी जानता है, वह व्यक्ति जो उसका मालिक है कुत्ते का, उसकी भयानक प्रकृति के बारे में जानता है कि ये किसी को भी काट सकता है, उसको खुले स्थान पर जहाँ की लोगों को जाने आने का अधिकार है, विधिक अधिकार है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है क्योंकि भयभीत है, लोग उससे गुजर नहीं सकते। तो यहाँ भी वह व्यक्ति सदोष अवरोध का अपराध करता है। एक व्यक्ति से मकान मालिक ने अपना कमरा किराए पर दिया और वह किराएदार अपनी पत्नी के साथ शाम के समय घूमने के लिए बाजार गया सामान खरीदने के लिए। जैसे ही वो आया तो उसने देखा कि उसके जो किराए कमरा है उस पर मकान मालिक ने ताला डाल रखा। तो वहाँ पर उस मकान मालिक ने उस किराएदार का सदोष अवरोध का अपराध किया है। उसको विधिक अधिकार नहीं है कि जिस उसमें जाने का अधिकार था, विधिक अधिकार था, उसी क्या नाम ताला खोल के अपने कमरे में जाने का अधिकार, और उस पर जो है मकान मालिक ने ताला अपना लगा दिया उसके ऊपर, तो वहाँ पर उसको जो है ऐसी बाधा उत्पन्न की जहाँ की उसको जाने का विधिक अधिकार था, क्योंकि वो किराएदार था, उसको जाने का विधिक अधिकार था, तो उसमें बाधा उत्पन्न करना भी सदोष अवरोध है। कोई व्यक्ति अपने सीढ़ी से अपने कमरे की छत पर गया और वहाँ पर अपना कार्य कर रहा था, अभियुक्त ने उसकी सीढ़ी हटा ली, तो यहाँ भी वह सदोष अवरोध का अपराधी होगा। यहाँ सदोष प्रतिरोध नहीं होगा क्योंकि जिस मार्ग से उसे जाने का अधिकार है उसी मार्ग से उसको आने का अधिकार है, और उसमें जो है सीढ़ी हटाकर अभियुक्त ने बाधा उत्पन्न की है, इसीलिए यह अपराध सदोष अवरोध का होगा, न कि सदोष प्रतिरोध का। उसके बाद सेक्शन 340 में सदोष प्रतिरोध के बारे में बताया गया है
और इसमें कहा गया किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित किया, और सदोष अवरोध ये उस व्यक्ति को किसी निश्चित परिसीमा में जाने से बाधित करता है, अवरोधित करता है, तो वह सदोष अवरोध प्रतिरोध का अपराध करता है। अब जैसे कि एक व्यक्ति ने अभियुक्त ने एक व्यक्ति को कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया, तो ये सदोष प्रतिरोध होगा, क्योंकि एक निश्चित परिसीमा में उसके बाहर बंद कर दिया, वह जो है बाहर नहीं निकल सकता, उसकी स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध लगा दिया। तो जब उस पूर्ण अवरोध लगाते हैं किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, तो वह सदोष प्रतिरोध होता है, न कि सदोष अवरोध। अगर क्योंकि सदोष अवरोध में केवल आंशिक अवरोध होता है, क्योंकि उसको एक जिस दिशा में जाने का उसको विधिक अधिकार है, उसमें रोका जाता है, लेकिन सदोष प्रतिरोध में उसको चारों दिशाओं में जाने से अवरोधित कर दिया जाता है, तो यह सदोष प्रतिरोध होता है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति खुले स्थान में घिरे हुए स्थान में उस व्यक्ति को बंद कर देता है, यानी बैठा देता है, बंद स्थान है, और बाहर जो है दो बंदूकधारियों को बैठा देता है कि अगर आप बाहर निकले, ताला लगा हुआ है, बाहर निकले तो ये बंदूकधारी तुमको मार देंगे। तो यह भी सदोष प्रतिरोध है, क्योंकि चारों तरफ तो वो बाढ़ है या इस प्रकार से दीवार है बहुत बड़ी, जिससे वो जा ही नहीं सकता, कहीं फिर बाहर जाएगा तो बाहर जाने के द्वार पर जो है यहाँ पर दो बंदूकधारी बैठे हुए हैं और ये चेतावनी दे दी कि बाहर निकलोगे तुमको मार दिया जाएगा गोली से, तो ये सदोष प्रतिरोध का अपराध माना जाएगा। एक मामले में अभियुक्त को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया कि इसने जो है कोई अपराध किया, संदेह, केवल संदेह था, और वहां पुलिस अधिकारी ने उसको हथकड़ी नहीं पहनाई, केवल जो है हवालात में डाल दिया, कोई हथकड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और उसको खाना या तो उसमें बंदी गृह में दे देता था, यदि वो व्यक्ति अपने घर खाना खाना चाहे तो उसके साथ पुलिस जाती थी और पुलिस जो है खाना खिला के फिर वहीं थाने में ले जाती थी। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को पुलिस कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रूप से अवरोधित कर दिया गया था, तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो है सदोष प्रतिरोध के दोषी माने जा रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण केस है जो कि अधिकांशतः प्री एग्जाम में पूछा जाता है कि ए व्यक्ति इलाहाबाद से कानपुर अपनी कार में जा रहा था, उसको रास्ते में बी व्यक्ति मिला और बी व्यक्ति ने उसको हाथ दिया कि भैया कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि मैं कानपुर जा रहा, तो बी ने कहा कि मैं फतेहपुर जाऊंगा, जो एक मध्यवर्ती कस्बा है, वहाँ मुझको भी उतार देना, मुझको वहाँ तक के लिए लिफ्ट दे दो, अपनी कार में बैठा है। उसने कहा ठीक है, तो वहाँ में बैठ कर चल दिए। फतेहपुर आने पर बी ने ए से बारंबार निवेदन किया कि मुझको यहाँ उतार दो, लेकिन ए ने बी को नहीं उतारा और उसको कानपुर तक ले गया, कानपुर जाकर उसको उतारा। यानी कि यहाँ इस मामले में ए ने बी का सदोष प्रतिरोध किया है, क्योंकि उसको कार में बैठा दिया, वो किसी बिना गाड़ी रुके वह नहीं उतर सकता था, तो उसको सदोष प्रतिरोधित किया है। तो इस प्रकार से सदोष अवरोध का जो दंड है वो सेक्शन 341 में है, ये भी एपीओ में पूछा जाता है, और सदोष प्रतिरोध का दंड जो है सेक्शन 242 के अंतर्गत है। सेक्शन 345 में उस दंड की बात की गई है जिसमें कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट निकल चुकी है, लेकिन उसको जो है नहीं छोड़ते, तो वहाँ पर अभियुक्त जो है सेक्शन 345 के अंदर सदोष प्रतिरोध का दोषी माना जाएगा। इस प्रकार से जो है आज यहीं तक बताते हैं। धन्यवाद।